गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं स्नेह यादव, केमिस्ट्री लेक्चरर, आज आपके साथ ट्वेल्थ केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जो कि है सॉलिड स्टेट, उसको शुरू करने जा रही हूँ। एज यू नो स्टूडेंट्स, इन 11th क्लास वी हैव स्टडीड स्टेट्स ऑफ मैटर in which we have discussed liquid state and gaseous state in very deep. Today in 12th class we will study about solid state. But before we start solid state, let us just revise what are the factors which decides whether the substance or the matter is exist in solid state, liquid state or in gaseous state. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा है वो लिक्विड स्टेट में जा रहा है और कौन है जो गैसियस स्टेट में जा रहा है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सी स्टेट क्या होती है। हमने वो दो टाइप्स में उनको कैटेगराइज किया था और वो दो टाइप कौन सी थी, वो था हमारा मास एंड वॉल्यूम शेप के साथ, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को हम यहाँ पे डीप में नहीं लेके आएंगे। एक बार हम सिर्फ उन दो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो ये डिसाइड करते हैं कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर है वो किस स्टेट में होगा। और वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? वो दो फैक्टर्स हैं IMF पहला, जिसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और सेकंड हो जाएगा हमारा थर्मल एनर्जी। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते क्या हैं? इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स जो उनको अट्रैक्ट करता है एक दूसरे के साथ बांधे रखने के लिए, उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्सेस रिपल्शन के भी होते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ अट्रैक्शन के फोर्सेस की। और दूसरा हो जाएगा थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी अराइज होती है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनमें क्या होता है? उनमें होता है मूवमेंट होने का मतलब वो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो साथ साथ प्रेजेंट हैं, उनके अंदर थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मान लो पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट थे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते ही पार्टिकल्स क्या करेंगे? दूर जाना शुरू करेंगे। इट मीन्स उनके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। अगर उनके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते तो क्या वो पार्टिकल्स दूर जाते? नहीं, वो पार्टिकल्स दूर नहीं जा पाते। तो हम ये कहेंगे कि ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम IMF बोलेंगे, वो क्या करेंगे? वो पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास लेके आते हैं, और जो थर्मल एनर्जी है वो क्या करती है? पार्टिकल्स को दूर लेके जाती है। अब देखो, ये हमने बनाया है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमें पता है मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, लिक्विड स्टेट में वो थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और गैसियस स्टेट में वो थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं। तो अगर की बात करें तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। इनमें क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, या हम कहेंगे लिटिल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और इसमें क्या हो जाएंगे? वीकेस्ट हो जाएंगे। तो जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैसियस स्टेट, तो हम कहेंगे कि जो IMF है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या करते हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, या हम कहेंगे कि इस वे में वो क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। दे विल इंक्रीज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट एंड टू सॉलिड स्टेट। और थर्मल एनर्जी होने की वजह से पार्टिकल से वो दूर चले गए। दूर जाने से क्या हो गया? उनके बीच में जो स्पेस था वो ज़्यादा हो गया। इनमें स्पेस ज़्यादा है, इनमें स्पेस कम है, और इनमें स्पेस क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि थर्मल एनर्जी जो है वो जब हम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम सॉलिड्स टू गैसियस स्टेट जाएंगे तो वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं हमारे IMF एंड थर्मल एनर्जी, ये डिसाइड करेंगे कि पार्टिकल है वो एग्जिस्ट ही कैसे करेगा, सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में। तो अगर हम ये देखें कि IMF का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? बताओ कौन सी फॉर्म हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी सॉलिड स्टेट, ठीक है। और अगर थर्मल एनर्जी उन पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? इट विल एग्जिस्ट इन आइदर लिक्विड स्टेट और इन गैसियस स्टेट।
इन दोनों में से वो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और वो कब डिसाइड होगा? अगर थर्मल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो गई तो गैसियस स्टेट, और अगर थोड़ी कम है तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये है हमारा सॉलिड स्टेट के बारे में कि फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं उसके स्टेट को। अब सॉलिड्स होते क्या हैं? सॉलिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मास, वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब फिक्स होता है उनका, किसी भी कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो चेंज नहीं होता। अगर हम थोड़ा बहुत टेम्परेचर, प्रेशर या जो हमारे कुछ भी फैक्टर्स हैं उनको हम ऊपर नीचे करते हैं तो ना तो उनके मास पे कोई फर्क पड़ेगा, ना उनके वॉल्यूम पे, और ना ही उनकी शेप पे। जैसे ये मार्कर है, ये हमारा क्या है? एक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये मार्कर में डलने वाली जो इंक है वो कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। और जो एयर प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ वो कौन सी स्टेट की है? गैसियस स्टेट की। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, कि जो सॉलिड्स हम देखेंगे यहाँ पे या हम पढ़ेंगे अब इस चैप्टर में, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है डेफिनिट मास एंड वॉल्यूम, कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनका मास और उनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, जैसे हमने इसको देखा था, क्या इसका मास कभी चेंज होगा? नहीं। क्या इसका वॉल्यूम है, इसकी शेप है, वो चेंज होगी? नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है। सेकंड है हमारा शॉर्ट मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, कि ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो सब्सटेंसेस हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जब वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट हो जाएगी। दे आर अटैच टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या है? वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। थर्ड है स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पास पास क्यों आए? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और उन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्गली बाइंडेड हो रखे हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। एंड लास्ट वन इज इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। सॉलिड्स हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, जो कंप्रेसिबल का जो हम एक एग्जांपल लेते हैं वो हम किसके केस में लेते हैं? हम लेते हैं गैसियस के केस में। गैसेस को जो पिस्टल के थ्रू आप अगर पिस्टल को नीचे की तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा? वो गैस है वो क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस क्यों होगी भाई? इनके बीच में क्या होता है? स्पेस प्रेजेंट है। तो जैसे ही हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या हो जाएंगे? पास में आ जाएंगे। तो ये कंप्रेस हो सकती है, लेकिन ये तो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ बिल्कुल उनके पास आए हुए हैं। तो इसको अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो इनकी शेप या हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच आर हैविंग डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। उनकी मास, वॉल्यूम और शेप क्या होती है? एक ही जैसी होती है। और ये क्या है? उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो अब पढ़ते हैं हम कि टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने होते हैं। जो हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, क्या एक ही टाइप के सॉलिड होते हैं या उसमें भी कुछ कैटेगरीज होती है? कुछ सॉलिड अलग होते हैं और कुछ सॉलिड जो हैं वो अलग होते हैं। अब हम उनके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की। सॉलिड्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? सॉलिड्स हैं वो दो टाइप के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हो जाएगा अमॉर्फस सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड जनरली अगर हम समझना चाहें तो क्या होते हैं? जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया डायमंड का और एक एग्जाम्पल हमने लिया कोल का, तो दोनों में क्या है? डिफरेंस है। अगर हम बहुत सारे डायमंड्स इकट्ठे लेते हैं और बहुत सारे कोल के जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे लेते हैं तो क्या होगा? जो डायमंड का शेप, साइज और स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा सबका। और कोल के पार्टिकल्स जो हैं उनका साइज भी एक दूसरे से अलग होगा, उनकी शेप भी एक दूसरे से अलग होगी। ठीक है, तो जिनकी साइज, शेप और जो एवरी मैनर में एक जैसे होते हैं उन्हें हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिनमें इरेगुलरिटीज होती हैं, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती, उसको हम क्या कहेंगे? अमॉर्फस सॉलिड्स। तो अब हम इनके क्या कर लेते हैं? थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनको हम कैटेगराइज करके इनके डिफरेंसेस पता कर लेते हैं कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में क्या डिफरेंस होता है। जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी वो कौन सी है? स्ट्रक्चर की। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? बिल्कुल डेफिनेट होता है। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेगुलर पैटर्न में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। बिल्कुल रेगुलरली वो अरेंज होंगे, बिल्कुल सेम साइड पे, सेम पोजीशन पे, सेम कलर,
सेम, यू कैन से कि उनका सब कुछ है वो क्या होगा, बिल्कुल ही सेम हो जाएगा। तो उनको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जिनमें कोई भी सिमिलैरिटी, कुछ भी एक जैसा नहीं है, कोई कहीं पड़ा है कोई कहीं पड़ा है, जहां मन चाहे वहां पड़े हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स। जैसे अगर हम बताना चाहें, जैसे जो ये जिनको जेम स्टोन्स की अच्छी जानकारी होती है या जिनको डायमंड्स की अच्छी जानकारी होती है, अगर तुम उसको जाके दिखाओ एक डायमंड, तो वो क्या करेगा, वो झट से पहचान लेगा कि भाई ये जो डायमंड है ये हमारा प्योर वन है या इसमें कोई इम्प्योरिटी है। कैसे पहचानेगा, क्योंकि जो डायमंड का स्ट्रक्चर है उसका जो एक अंदरूनी बनावट है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, और उस शेप की वजह से वो जाते ही पहचान लेगा कि ये रियल वन है या इसमें कोई इम्प्योरिटी मिली हुई है। इम्प्योरिटी इन द केस कुछ उसमें मिलाया भी जा सकता है या उसको हम सिंथेटिकली प्रिपेयर जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जबकि अमोर्फस में क्या होगा, कोई भी रेगुलरिटी नहीं होगी। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हम कब डिफाइन करते हैं, मान लो हमने कोई भी एक सब्सटेंस लिया, उसको हमने हीट करना स्टार्ट किया, तो हीट करने से क्या होगा, वो सब्सटेंस हमने लिया है सॉलिड स्टेट में, जब हम उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, वो एक टेम्परेचर पे ऐसा आएगा जब वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को हम हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे जाते ही पूरा का पूरा जो हमारा सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा। इट मीन्स वो एकदम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ही शार्प होता है। जैसे ही उसने वो टेम्परेचर अटेन किया उसकी स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, इट विल कम टू लिक्विड स्टेट फ्रॉम द सॉलिड स्टेट। इसी शार्प मेल्टिंग पॉइंट उस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आते ही सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें किसकी, अमोर्फस सॉलिड्स की, तो इसमें क्या होता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स अलग अलग हैं, उनकी शेप, साइज, प्रॉपर्टीज वो सारी अलग हैं। तो जिसको जितना टेम्परेचर मिलेगा वो उसी हिसाब से क्या होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा। मतलब कि उनके जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट नहीं होंगे, वो ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर 5, 10, 15 केल्विन का उनमें क्या रहेगा, डिफरेंस होगा। वो यहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे और जब तक टेम्परेचर यहाँ पहुँचेगा तब तक वो क्या करते रहेंगे, मेल्ट ही करते रहेंगे। कभी कोई उनका मॉलिक्यूल मेल्ट हो रहा है, कभी दूसरा मॉलिक्यूल मेल्ट हो रहा है, फिर तीसरा मॉलिक्यूल मेल्ट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि अमोर्फस सॉलिड्स मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। थर्ड वन है हमारा क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज का मतलब क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास एक डायमंड है और उसको तुम एक हैमर से थोड़े से उसको स्प्लैश करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, जो डायमंड है, करना नहीं है ऐसा, लेकिन जो डायमंड है वो क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। और वो जो हर एक पीस है उन सब पीसेस का शेप, साइज एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसा ही हो जाएगा। इट मीन्स उनमें क्लीवेज कैसी है, शार्प है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे जाके ही उसको ब्रेक होना है। दूसरा, अगर हमने लैब में देखा हो, जो हमारा सोडियम है, पेटल्स जो होते हैं उसके, अगर उसको हम कट करते हैं तो कट करने से क्या होगा, वो एक स्मूथ क्लीवेज आती है, बिल्कुल स्मूथ क्लीवेज आएगी, और वो भी कैसी होती है, शाइनिंग क्लीवेज होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी जो क्लीवेज है वो कैसी होती है, वो स्मूथ होती है। अगर हम बात करें किसकी, अमोर्फस की, वही हैमर हमने दोबारा लिया और हमने क्या लिया, कोल लिया, कोल को उससे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, कोल है वो बिखर जाएगा। क्या उसके जो पीसेस हैं वो एक जैसे होंगे, नहीं, उसके पीसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, सारे अलग अलग, उनका साइज भी अलग, उनकी शेप भी अलग। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे कि क्लीवेज है वो कैसी है, स्मूथ नहीं है, वो रैंडमली टूट जाएगा, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में उसकी क्लीवेज नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होगा, जब हम स्टेट चेंज करना चाहें, स्टेट का मतलब हमने 1 मोल सॉलिड का लिया, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड। तो 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब इसका स्ट्रक्चर ही स्पेसिफिक है, इसकी शेप ही बिल्कुल फिक्स है, तो इसके हर एक मोल को कन्वर्ट करने के लिए हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ही लगेगी। ठीक है, तो इसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो कैसी हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी। इसके केस में इरेगुलरिटी की वजह से क्या होगा, जब इसमें रेगुलरिटी ही नहीं है किसी चीज़ की, शेप और साइज का कुछ
मैटर कर ही नहीं रहा है, इसमें अपनी अपनी मर्जी चलाते आ रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी जो हेट ऑफ फ्यूजन है वो स्पेसिफिक नहीं होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, कि इसमें अरेंजमेंट कैसा है। डायमंड जो हमने कहा था उसमें क्या थे, पार्टिकल्स, जैसे हमने उसको स्ट्राइक किया था तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड हुआ था। इट मीन्स वो जो बड़ा डायमंड का है वो छोटे छोटे पीसीज के बिल्कुल एक जैसे डायमंड के जो पीसीज है उनसे मिलके बना हुआ है, और उसमें जो रेगुलरिटी है वो क्या है, बहुत ही लंबी रेंज तक है। मतलब अगर हम उसको देखते जाएंगे तो वो वैसे ही पार्टिकल्स, वैसे ही अरेंजमेंट शो करता जाएगा, इसलिए हम इसको कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स। इसमें जो साइज मैटर करेगा, या अगर हम यहाँ दिखाना चाहें ये हमारे छोटे पार्टिकल्स हैं, हमने इसको दिखाया है कि ये हमारे 2 टाइप के पार्टिकल्स से बना हुआ है, स्मॉलर पार्टिकल्स एंड लार्जर पार्टिकल्स। तो जो ये अरेंजमेंट है ये क्या रहेगा, ये लंबे ऑर्डर तक रहेगा। जितनी दूर तक हम देखे जाएंगे तो पहले एक छोटे की रेंज, फिर बड़े वाले की, फिर दोबारा छोटे की, फिर बड़े की, ऐसे पार्टिकल्स, मतलब ये पार्टिकल ए माना हमने और ये पार्टिकल बी माना है, तो क्या होगा, बहुत ही लंबी दूर तक हम क्या देख सकते हैं कि जो अरेंजमेंट है वो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन अगर बात करें हम अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या हो जाएगा, अमॉर्फस सॉलिड्स में जो ये रेंज है ये प्रिटेंड करेगा कि हम भी क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ये कुछ देर तक तो, या हम कहेंगे कि थोड़े समय तक तो ये इस अरेंजमेंट को दिखाएगा, फिर इसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा, हो सकता है दोबारा ये फिर इस अरेंजमेंट को दिखा दे, फिर से डिस्टर्बेंस आ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो रेंज है वो हम क्या कहेंगे कि थोड़े समय के लिए तो क्रिस्टलाइन की तरह बिहेव करता है, बाकी ये पूरे टाइम के लिए क्रिस्टलाइन की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है किस केस में, अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में। लास्ट जो हमारा बचता है वो है आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी का मतलब क्या हुआ, आइसो का मतलब सेम और ट्रोपी का मतलब प्रॉपर्टीज। अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को नापना चाहें वो हर डायरेक्शन में सेम आती है, उस प्रॉपर्टी की जो मेजरमेंट है वो एक जैसी आती है, तो उसे हम कहेंगे आइसोट्रोपी इन नेचर। और अगर उसकी जो हम देखना चाहें मेजरमेंट्स वो अलग हो जाएं, इस डायरेक्शन में अलग है, इसमें अलग है या इसमें अलग है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनआइसोट्रोपिक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने का। जो हमारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, रेगुलरिटी है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, क्लीवेज भी स्मूथ है, हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी उनका क्या है, एक स्पेसिफिक है, और उनका रेंज ऑफ ऑर्डर है वो भी क्या है, बहुत ही लॉन्ग है। लेकिन वो कैसे होते हैं, अनआइसोट्रोपिक। अनआइसोट्रोपिक को हम यहाँ बताते हैं, मान लो हम कोई प्रॉपर्टी मापना चाह रहे हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हम हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह कुछ मापना चाह रहे हैं, तो अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या आ रहे हैं, सब्सटेंसेस ए आ रहे हैं। अगर हम यहाँ हमने हीट सप्लाई की तो सब्सटेंसेस क्या आ रहे हैं, सिर्फ बी आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ हो जाएगी, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अगर हम ऐसे देखना चाहें इसको तो क्या है, एक हमारे पास पार्टिकल ए, फिर पार्टिकल बी, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल ए, जैसे हम ऐसे मूव करेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो हम इस बेसिस पे ये कहते हैं कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, अनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। उसकी प्रॉपर्टीज, जिस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को हम नापना चाह रहे हैं वो हर एक डायरेक्शन में क्या होती है, अलग अलग होती है, मतलब सेम नहीं होती। अमॉर्फस की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोट्रोपी हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो पार्टिकल्स हैं वो रेंडमली प्रेजेंट हैं, जहां उनका मन करे वही प्रेजेंट है। तो चाहे तुम ऊपर से नापो, चाहे तुम हॉरिजेंटली, चाहे वर्टिकली, जैसे भी तुम उन प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आ जाएंगी, वो सेम आ जाएंगी, वो वेरी नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये है हमारा सॉलिड स्टेट का जो हमने क्लासीफाई किया था सॉलिड्स को इनटू 2 टाइप्स, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स है या जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे और उनकी जो टाइप्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम आएंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में। दूसरा, अब की बार हमारे कुछ टॉपिक्स हैं वो यहाँ से रिड्यूस कर दिए गए हैं। इस चैप्टर में भी लास्ट के जो टॉपिक्स हैं वो हटा दिए गए हैं सिलेबस से, उसके बारे में भी मैं आपको कल बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।